नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क में पहली बार किसी शहर में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में चाशुंबे से लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए चुकाने पड़े। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 25-25 पैसों का इजाफा किया। ये लगातार 9वां दिन है जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं। 26 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 10 पैसे 93 रुपीज 10 पैसा हो गई। इसी तरह 27 पैसे के इजाफे की वजह से डीजल की कीमत 87 रुपये 20 पैसे 87 रुपीज 20 पैसा फी लीटर हो गई। इस महीने बीते 14 दिनों में 11वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। इस दौरान हैदराबाद में पेट्रोल 2 रुपये 90 पैसे और डीजल 3 रुपये 6 पैसे महंगा हो गया। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के मुताबिक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल इससे आधी कीमत यानी 51 रुपये 14 पैसे फी लीटर में बिक रहा है। दूसरी तरफ चीन में यह 74 रुपये 74 पैसे फी लीटर है। हिंदुस्तानी रुपये के हिसाब से दुनिया में पेट्रोल की फी लीटर औसत कीमत 78 रुपये 65 पैसे है। आज सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 717 रुपये की गिरावट के साथ 46,102 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबार में सोने की कीमत 46,819 रुपये फी 10 ग्राम यानी फी तोले पर बंद हुई थी। वहीं चांदी 1274 रुपये की गिरावट के साथ 68,239 रुपये फी किलो पर पहुंच गई। इससे पहले ये 69,513 रुपये फी किलोग्राम पर बंद हुई थी। ज़राई कानूनों की मुखालिफत में पिछले 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे किसान जुमेरात को मुल्क भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको एहतजाज करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने बताया कि नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ जुमेरात के रोज़ दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मुल्क भर में रेल रोको एहतजाज होगा। इधर रेलवे ने भी सिक्योरिटी के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 एडिशनल कंपनीज तैनात की हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान मुसाफिरों के लिए कोई इनकन्वीनियंस पैदा ना करें। हम चाहते हैं कि वो 4 घंटे अमन से बीत जाएं। अहम फोकस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल पर रखा गया है। 84 दिन से किसान दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर मुजाहरे में शामिल एक शख्स ने मंगल की रात पुलिस अफसर पर तलवार से हमला कर दिया था। इसके बाद वो पुलिस अफसर की गाड़ी लेकर भाग गया। जख्मी SHO को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चाशुंबे को बताया कि मुलजिम का नाम हरप्रीत सिंह है। उसने रात करीब 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर यह वारदात की। पुलिस के जवानों ने PCR वैन से उसका पीछा किया। हरप्रीत ने मुखराबाद चौक के पास फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद वो एक शख्स से बाइक छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने करीब 8:30 बजे उसे पकड़ लिया। जराये का कहना है कि मुलजिम की जहनी हालत ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे की तस्दीक नहीं की है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुलजिम पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में हुए तशद्दुद के दौरान तलवार घुमाते हुए दिखे मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चाशुंबे को बताया कि 30 साल का मनिंदर कार मैकेनिक है। उसे मंगल की शाम करीब 7:45 बजे दिल्ली के पीथमपुरा से पकड़ा गया। उसके घर से 2 तलवारें भी बरामद हुई। DCP स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि मनिंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो दोनों हाथों से तलवार घुमाकर भीड़ को उकसा रहा था। मनिंदर स्वरूप नगर में अपने घर के पास खाली प्लॉट में तलवार चलाने की ट्रेनिंग देता है। सोशल मीडिया की पोस्ट से उसके जो एक्टिविटी से उसका खुलासा हुआ है। वो अक्सर सिंघू बॉर्डर पर आता था और वहां के कायदीन के तकरीरों से मुतासिर होता था।
हम फूल लगाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, कल चक्का जाम भी करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम? हाँ, हमें बता दो क्या कर रहे हैं? ये तो आप ही बताएंगे ना। कीर्तन कर रहे हैं, यही तरीके रह गए अब। और क्या रहेंगे? अब आम जनता भी तो कहीं ना कहीं परेशान हो रही है ना इन सब चीजों से। सरकार कह रहे ना एक कॉल दूर है तो एक कॉल कर लीजिए सरकार को। एक कॉल की ही तो दूरी है बस। कहाँ तक खेती होगी? यहाँ तक होगी। ये 8 दिन में पूरी ग्रीन भी आ जाएगी, करीब 6-8 इंच। इसमें कौन कौन से पौधे लगाने की आप खेती चलो कर लो चीजों पर रुकी हुई है और खाना भी यहाँ पर मंगाया गया है। खाना भी अभी यहाँ राकेश टिकैत ने चाय पी थी। यहाँ पर उनके लिए खाना मंगाया गया। दूसरी तरफ यहाँ जुताई भी हो रही है और जैसा उन्होंने खाने के लिए आज दिन में यहाँ पे बोया जाएगा, उसकी जो है फसल की जाएगी और उसको जो है यहाँ उगाया जाएगा। वाह, इन खाओगा बस खा के ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में मुलजिम निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चारशंबे को 3 हफ्ते की आर्जी जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नायक ने कहा कि इन 3 हफ्तों में निकिता अपने खिलाफ दर्ज पिटीशन दायर की थी। अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही जमानत की रकम भरने पर रिहा किया जाएगा। निकिता जैकब टूलकिट केस में गिरफ्तार बेंगलुरु की 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि की करीबी हैं। निकिता को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कई दिनों से मुंबई में है। निकिता के घर और रिश्तेदारों के यहां तलाशी ली जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में निकिता से एक बार पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाने के बाद वो दोबारा हाजिर नहीं हुई। टूलकिट केस तनाज़ा होने पर निकिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि तब उसने अपनी प्रोफाइल में खुद का इंट्रोडक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील और एनवायरमेंटलिस्ट और आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का दिया था। हालांकि नई प्रोफाइल में उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिश्ते की बात हटा दी। उधर एक सोशल मीडिया यूजर विजय पटेल ने दावा किया कि निकिता ने 30 जनवरी 2021 को सॉलिडारिटी विथ इंडियन फार्मर्स डॉक्यूमेंट तैयार किया था। दावा है कि उसने इंस्टाग्राम पर न्यूज इनफ्यूज नाम से एक अकाउंट भी बना रखा है। किसान तहरीक के बीच हुए पंजाब के बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की एकतरफा जीत हुई है। पंजाब में 8 म्यूनसिपैलिटीज में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में इंतखाबात हुए हैं, जिनमें से 7 के नतीजे चारशंबे को डिक्लेयर किए गए। मोहाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे कल आएंगे। अभी जिन 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के नतीजे आए हैं उनमें से 6 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। इन कॉरपोरेशंस की मजमूई सीटें 350 हैं। उनमें से सबसे ज्यादा 268 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर अकाली दल, तीसरे पर आम आदमी पार्टी और चौथे पर भारतीय जनता पार्टी रही। 2015 में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। तब सभी 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पर बीजेपी और अकाली दल का ही कब्जा था। इस बार दोनों ने अलग अलग इंतखाबात लड़े क्योंकि ज़राई कानूनों पर तकरार को लेकर दोनों पार्टियां अलग अलग हो चुकी हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में इस बार 2302 वार्ड्स के लिए 9222 उम्मीदवार मैदान में थे। पहली बार 2832 इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। वहीं कांग्रेस के 2037 और अकाली दल के 1569 उम्मीदवार थे। बीजेपी के 1003, आम आदमी पार्टी के 1606 और बीएसपी के 160 कैंडिडेट्स ने इंतखाबात लड़े थे। अबोहर में कांग्रेस ने 50 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की। सिर्फ एक सीट अकाली दल के खाते में गई। भटिंडा, अबोहर और
कपूरथला में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटें पठानकोट में मिली। होशियारपुर के 50 वार्डों में से पिछली बार 10 पर जीत हासिल करने वाली शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता भी नहीं खोल पाया। 41 पर कांग्रेस की जीत हुई, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने यहां खाता खोला और पार्टी को 2 सीटें मिली। बाकी 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं। 2015 में पठानकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार यहां की 50 सीटों में से 37 कांग्रेस के पास गई हैं। ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡ ਰੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਥੈਲੀ ਕੇ ਜੋ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਥੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਸੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਕ बीजेपी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ बीजेपी ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ मध्य प्रदेश का सीधी बस हादसा कई खानदानों को कभी ना मिटने वाला जख्म देकर गया है। हादसे में मरने वालों की तादाद 51 हो चुकी है। मंगल की रात तक 47 लाशें मिल चुकी थी। चारशुम्बे को 4 बॉडीज और मिली, जिसमें 5 महीने की बच्ची की लाश रीवा में मिली। 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच वजीर आला शिवराज सिंह चौहान उस मकाम हादसा पर पहुंचे और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। रामपुर नौकीन गांव के गुप्ता खानदान ने वजीर आला से अपील की कि अगर सड़क जाम नहीं होता तो हमारे बच्चे जिंदा होते और बीवी जिंदा होती। सड़क बनवा दीजिए, जो मेरे साथ हादसा हुआ किसी और खानदान के साथ ना हो। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सानेह की। तपोवन में वाक़े विष्णुगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट की टनल से मलबे में दबे 2 और लाशें बरामद हुई हैं। टनल से अभी तक 12 लाशें मिल चुकी हैं। कुल लापता 204 अफराद में से 58 की लाशें बरामद हो चुकी हैं। मरने वालों में 32 की ही शिनाख्त हुई है। 146 की तलाश जारी है। इस बीच चमोली की डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट स्वाति एस भदौरिया ने कहा है कि फिलहाल रेस्क्यू जारी रहेगा। तपोवन टनल में लगातार पानी रिसाव से मलबा हटाने के काम को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि पानी निकालने के लिए पंप लगे हैं। राहत कार्यों में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें इंतजामिया ने तेजी दिखाई है। मेन टनल में फंसे 34 अफराद का पता लगाने के लिए कई ऑप्शंस पर एक साथ रेस्क्यू किया गया, लेकिन नाउमीदी ही हाथ लगी। 2 रोज पहले टनल के अंदर मलबे में दबे लाश मिलने का सिलसिला शुरू हुआ।
में मलबे के साथ काफी तादाद में पानी आने से कुछ देर के लिए रेस्क्यू मुतासिर हुआ। पंपिंग के जरिए टनल से पानी बाहर फेंका गया। टनल के बाहर बैरेज में मलबे के साथ जमा पानी की निकासी के लिए भी पंपिंग का सहारा लेने का फैसला लिया गया है। मौके पे काम कर रही है। तो आप दोनों शुरुआत से यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। तो अभी क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे, अचानक आ गया। हाँ। और अभी कुछ आदमी के हम लोग रास्ता से निकाला भी ऊपर साइड में। कहाँ चिपके थे? इधर अंदर नहीं, बाहर से। अच्छा, जब से बॉडी निकलना चालू हुई है तब से आप कैसे बॉडी आपको मिली है यहाँ पे अंदर? बॉडी के तो कोई पहचान नहीं है भैया। नहीं, कैसे मिली, मतलब कहीं कोई खड़ा है, कोई पड़ा हुआ है, कोई इधर एक इसमें था, एक किनारे में खड़ा था। उसमें ऊपर भी आपको चिपका मिला कोई ऐसा? ऊपर भी है। अच्छा, अभी जो दुविधा आ रही है वो पानी की वजह से आ रही है, क्योंकि पानी आ गया है और ये आगे अंदर तक पूरा भरा हुआ है। हाँ, सिर्फ मिट्टी भरा हुआ है, पूरा मिट्टी भरा हुआ है। ठीक है दादा। क्या नाम है आपका दादा? मिथिलेश सिंह। और आप? आप दोनों लोग यहाँ शुरू से काम कर रहे हैं क्या? टनल से पहले भी जब ये आया है फ्लड, उससे पहले भी आप लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं? अंदर आते थे डेली। आपसे बात करने का मौका मिल गया। हाँ, उस दिन इसलिए आप यहाँ खड़े हैं। हाँ। आप ये कहना चाहते हैं? संडे था ना उस दिन, हम लोगों का ड्यूटी उधर रहता था प्रेशर प्लांट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जज्बे का सलाम, क्योंकि यहाँ ना ऑक्सीजन है ना कुछ, और आप बराबर काम कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने साबिक मरकजी वजीर और सीनियर सहाफ़ी एमजे अकबर की जानिब से दायर हतक इज्जत के मामले में सहाफ़ी प्रिया रमानी को चाशुम्बे को बरी कर दिया। रमानी ने साल 2018 में मी टू मुहिम के दौरान एमजे अकबर पर आबरूरेजी का इल्ज़ाम लगाया था। अदालत की जानिब से तकरीबन 2 बजे हुक्म सुनाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें ताख़ीर हुई क्योंकि जस्टिस ने कहा कि फैसले में असलाह की ज़रूरत थी। अदालत ने कहा कि जिनसी ज़्यादती के मामलों को उठाने वाली ख़वातीन को हतक इज्जत का दावा करने वाली शिकायतों की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती है। जज ने अपने फैसले में महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए कहा कि ये औरत के विकार की अहमियत को जाहिर करने के लिए लिखे गए थे। अदालत ने कहा कि समाज को जिनसी हरासानी और मुतासरा अफराद पर होने वाले असरात को समझना चाहिए। रमानी की तरफ से सीनियर वकील रेबिका जॉन ने दलीलें दी। एक रोजनामे में लिखे गए एक मजमून में रमानी ने इल्ज़ाम लगाया था कि एमजे अकबर 20 साल कबल एशियन एज अखबार के एडिटर थे, तो उन्होंने मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया था। उन्होंने बताया कि अकबर ने मुलाजिमत के लिए इंटरव्यू के लिए उसे अपने होटल के बेडरूम में बुलाया था और उनके साथ नामुनासिब सलूक किया था। 24 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की एक टीम चाशुम्बे के रोज 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची। डिप्लोमेट्स ने पहले दिन श्रीनगर के मेयर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदर नशीनों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन को यूरोपीय यूनियन के हिंदुस्तान में एम्बेसडर उगो एस्ट्रो लीड कर रहे हैं। फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर भी टीम का हिस्सा हैं। ये दौरा वजारत दाखिला के बुलावे पर किया जा रहा है। बैरूनी डिप्लोमेट्स को डीडीसी के नए चुने गए मेंबर, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मीडिया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों और फौज के जवानों से मुलाकात करना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए कामों के बारे में बताएंगे। फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज के ओहदेदार उन्हें सिक्योरिटी के हालात के बारे में जानकारी देंगे। इस डेलीगेशन ने सबसे पहले श्रीनगर के मेयर, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरपर्सन और सभी पार्टियों के म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन से मुलाकात की। उनका श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सैर करने और गुलमर्ग जाने का भी प्रोग्राम है। इसके बाद 18 फरवरी को वो जम्मू पहुंचेंगे और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। इस डेलीगेशन में चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, मलावी और मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेट शामिल हैं। पुडुचेरी में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चाशुम्बे के रोज वहां पहुंचे। पुडुचेरी में इस साल इंतखाबात होना है। यहां भी कांग्रेस की ही सरकार है। दौरे के पहले दिन राहुल गांधी मछुआरों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने
किसान मुखालिफ 3 बिल पास किए हैं। किसान मुल्क की रीढ़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मछुआरों के बीच किसानों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। मैं आपको समुद्र का किसान मानता हूं। अगर दिल्ली में ज़मीन वाले किसानों की मिनिस्ट्री हो सकती है तो समुद्र वाले किसानों की क्यों नहीं। मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री की बात राहुल ने 2019 में लोकसभा इंतखाबात से पहले भी उठाई थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी मरकज में हुकूमत बनाती है तो मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। उन्होंने केरल के त्रिशूर में हुए नेशनल फिशरमैन पार्लियामेंट में यह बयान दिया था। इस बीच पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के पहले बड़े सियासी उलटफेर के इशारे मिल रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को हटा दिया है। फिलहाल तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी की जायज जिम्मेदारी दी गई है। Now I am feeling that I have arrived home. நான் என்னுடைய வீட்டிலிருந்து கிளம்பும்போது நான் என்னுடைய வீட்டை விட்டு வேறு இடத்துக்கு போகிறேன் என்று நினைத்தேன். ஆனால் நான் எந்த சொந்த வீட்டுக்கே வந்திருக்கிற உணர்வு எனக்கு இருக்கிறது. I have come here to tell you a little bit about my thoughts about the fishermen community and about the future of fishermen community in India. நான் உங்களை சந்திக்க வந்திருப்பது இந்த மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களை பற்றி என் மனதில் உள்ள கருத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்லுவதற்காகவும் எதிர்காலத்தில் மீனவ சமுதாயத்திற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய இருக்கிறோம் என்பதை சொல்வதற்காக வந்திருக்கிறேன். But even more important than telling you what I think, I have come here to try and understand what you think. நான் இங்கே வந்திருப்பது முக்கியமாக நான் உங்களை பற்றி நான் சொல்லுவதை விட உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்பதற்காகத்தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். So let me say 3 things that I feel. இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே நான் 3 கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக விளைகிறேன். As you all know, the government in Delhi has passed 3 bills against our farmers. இந்த மத்தியிலே இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியில் உள்ள அரசானது 3 சட்டங்களை விவசாய சட்டங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். And the farmers are feeling tremendous pain and disturbance. அந்த சட்டங்களை उत्तर प्रदेश में 13 साल कब्ल आशिक के साथ मिलकर अपने ही खानदान के 7 अफराद को कुल्हाड़ी से हमला करते हुए कत्ल करने वाली शबनम और उसके आशिक सलीम को फांसी पर लटकाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस केस में इन दोनों को 11 साल कब्ल ही फांसी की सजा सुना दी गई थी और ये दोनों मथुरा जेल में मुक़य्यद हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर गांव से मुतसिल छोटे कस्बे भावनखेड़ी केस की समाअत 2 साल और 3 माह तक रही, जिसके बाद 15 जुलाई 2010 को डिस्ट्रिक्ट जज S.A. हुसैनी ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई थी। ताहम सजा याफ्ता शबनम ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमरोहा अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद शबनम और सलीम ने सदर जमहूरिया को रहम की दरखास्त पेश की, लेकिन सदर जमहूरिया ने भी उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसके बाद अब जेल इंतजामिया ने शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि निर्भय वाकये के मुजरिमों को फांसी पर लटकाने वाला जल्लाद ही इन दोनों को फांसी पर लटकाने वाला है। उसने हालिया दिनों फांसी दिए जाने वाले मकाम का जायजा लिया है। ताहम अभी तक फांसी की तारीख का फैसला नहीं किया गया। अगर दुनिया में कोरोना हो गया, 8 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साउथ अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोजेस वापस ले ले।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने कहा था कि वो अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को शामिल नहीं करेगी क्योंकि ये मुल्क में मौजूद कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं है। ऐसा है कि एक सरबरा वैक्सीन सप्लायर के तौर पर उभरा है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है। पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका में वैक्सीन की 10 लाख डोजेस की पहली खेप पहुंची थी। 5 लाख डोजेस अगले कुछ हफ्तों में वहां पहुंचने वाली थी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक साउथ अफ्रीका की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि मुल्क में इस वक्त कोरोना के जिस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं उन पर यह वैक्सीन असरदार नहीं है। यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के आंकड़ों की बुनियाद पर किया गया था। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार शरह औसतन शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस 11,610 दर्ज किए गए, जबकि एक रोज कबल यह तादाद 9,121 थी। मुल्क में अब कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,09,37,000 से ज्यादा हो गई। इसी अरसे के दौरान 11,833 मरीज शिफायाब हुए, जिससे सेहतमंद मरीजों की तादाद बढ़कर 1,06,44,858 हो गई। एक्टिव केसेस 323 से घटकर मजमूई तादाद 1,36,549 रह गई। इसी अरसे के दौरान मजीद 100 मरीजों की मौत से मुल्क में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 1,55,913 हो गई। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को चाशुम्बे को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन पहले देने का निशाना रखा गया है, एक बार वो पूरा हो जाए, साथ ही जो सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बना रहे तो वैक्सीन ओपन मार्केट में आ जाएगा। ऐसा इम्कान इस साल के आखिरी तक हो सकता है कि पहले भी ऐसा हो जाए। तेलंगाना में कोविड-19 के 148 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,96,902 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,620 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 150 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,93,690 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो रियासत भर में 1,640 अफराद ऐसे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जीएचएमसी के हुदूद में 26 नए मामला दर्ज किए गए हैं। इंडिया ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया और हमें पहले टेस्ट की जीत के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ा। यानी 1952 में पहली मर्तबा इंडिया ने कोई टेस्ट मैच जीता। लंबे वक्त तक हमारी पहचान ऐसी टीम की रही जो मैच बचाने के लिए खेलती है। फिर एक दौर ऐसा आया जब हम घर के शेर बन गए, ऐसा शेर जो होम ग्राउंड पर तो जीतता था लेकिन बैरूने मुल्क जाते ही ढेर हो जाता था। 20वीं सदी के आखिर तक हमारे ऊपर घर का शेर होने का टैग लगा रहा, लेकिन 21वीं सदी शुरू होते ही हालात बदलने लगे। हमें एक के बाद एक 3 ऐसे कप्तान मिले जिन्होंने हमारी टीम को मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों जगहों पर जीतना सिखा दिया। इसका सबूत है इस सदी में अब तक का हमारा मुजाहरा। हमने साल 2000 से लेकर अब तक 2018 टेस्ट मैच खेले हैं, इनमें से हमें 99 में जीत मिली है। एक और कामयाबी मिलते ही हमारी टीम 21वीं सदी में टेस्ट जीत
की सेंचुरी लगाने वाली पहली एशियाई टीम बन जाएगी। साल 2000 से अब तक हिंदुस्तान ने 2018 टेस्ट मैचों में 99 मैचों में जीत हासिल की है। 60 मैचों में हार मिली, 59 मुकाबले ड्रॉ रहे। अब पिछली सदी के आंकड़े देखिए, 1932 से लेकर 1999 तक हिंदुस्तान ने 300 टेस्ट मैच खेले, इनमें से 61 में जीत मिली थी, 109 में हार झेलनी पड़ी और 159 मुकाबले ड्रॉ रहे। एक मैच टाई भी रहा, यानी 21वीं सदी में हमने पिछली सदी के मुकाबले में 34% कम टेस्ट खेले, लेकिन 62% ज्यादा जीत हासिल की। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।